प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ऊष्मा और ताप पर। पूर्व वीडियो में हमने ऊष्मा और ताप के बारे में और जानकारी लिए थे, तो आज हम आगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऊष्मा के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? ऊष्मा के हम 3 प्रकार के नाम जानते हैं जो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। ऐसे 3 प्रकार के ऊष्मा के संवहन के प्रकार होते हैं। आइए हम इन तीनों प्रकार के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। पहले देखते हैं चालन के बारे में। चालन होता क्या है? तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ये संचरित होते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर वह दूसरे सिरे से शीघ्र गर्म हो जाता है। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपन्नता बढ़ जाती है और उसमें ऊर्जा का मान जो है बढ़ जाता है। कंपन करने वाले जो ये कण अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करने का काम करते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण होता है केवल इसी प्रकार से संभव होता है। आइए आगे इसके क्रियाकलाप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रियाकलाप में देखिए कि क्या क्या आवश्यक सामग्री लेना है। तो मोमबत्ती ले, लोहा, एल्युमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़ ले लें, ठीक है ना। अब कुछ आलपिन भी आप ले सकते हैं। अब इस क्रिया को कैसे करना है, आइए इस विधि पर चलते हैं। तो आइए विधि में बात करते हैं। तो विधि में क्या करना है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि सभी छड़ पर बराबर दूरियों पर आप मोम से आलपिन को चिपका लेना है। चिपकाने के पश्चात छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध लें ताकि पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रख दें और रख कर गर्म करें। अब आपको क्या दिखाई देगा? तो दिखाई देने के लिए आप स्क्रीन पर देखिए कि इसमें एक सिरे को गर्म की जा रही है, ठीक है ना। तो क्रमशः ये गिरते जा रहे हैं। अब सभी छड़ों के आलपिन गिरने का समय नोट करें, है ना, कितने कितने टाइम में वो गिरता है। आप किस पदार्थ की छड़ का आलपिन सबसे पहले गिरा और कैसे गिरा, इसका आपको तुलना करना है। लोहा लिया है आपने, सिरेमिक का लिया हुआ है, साथ ही साथ कांच का भी लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपने एल्युमिनियम का भी छड़ लिया हुआ था। तो इस प्रकार से आपने विभिन्न प्रकार के जो छड़ लिए थे और उसमें आपने मोमबत्ती की सहायता से आलपिन को चिपकाए थे। तो आलपिन को चिपकाने के पश्चात जब मोमबत्ती से क्रमशः उसको गर्म किए, तो गर्म करने पर जब मोमबत्ती गिरता है या नहीं गिरता है उसका आप नोट करेंगे, है ना। और गिरता है तो कितने कितने टाइम में गिरता है उसको नोट करते जाएंगे। अब बिना ही संक्षिप्त हो जाती है ना। तो आपने देखा भी होगा कि धातु की जो छड़ है एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरे भी गर्म हो जाता है। गर्म होने पर छड़ के जो उस भाग के कण में कंपन्नता बढ़ जाती है और उनमें ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन करने वाली ये अणु अपने से आगे वाले अणु में ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं और ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण है केवल इसी प्रकार से होता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। है ना, ऊष्मी चालकता के आधार पर हम पदार्थ के 3 प्रकार के या 3 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भाग? तो ऊष्मारोधी पदार्थ है, कुचालक है, चालक है। ऊष्मारोधी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी जो चालकता है वो शून्य होती है, अर्थात ऊष्मा संचरण नहीं होता या होने नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए एबोनाइट, एस्बेस्टस, ये इनके कुछ उदाहरण हैं।
और दूसरा इसमें देखें तो कुचाला, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते हैं, ये कुचाला कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, कांच है, ये इत्यादि जो है कुचाला कहलाते हैं। चालक के अंतर्गत देखें तो चालक के अंतर्गत जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, जैसे हमने अभी क्रियाकलाप में पढ़ा कि जो लोहा है और एल्यूमिनियम है उसको एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरे सिरे आसानी से गर्म हो जाते हैं। तो हमने उसमें मोमबत्ती की सहायता से जो आल्पिन चिपकाए थे वो क्रमशः गर्म होने के बाद छोड़ते जाते हैं अपने स्थान को। आगे की ओर देखें तो बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के ये प्रकार जो है। आगे हम अन्य विधि को देखें, संवहन। ये ऊष्मा संवहन संचरण के दूसरा प्रकार है। संवहन में क्या होता है, इसको क्रियाकलाप को द्वारा समझने का हम प्रयास करते हैं। एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में पानी भर लेना है और स्पीड फ्लेम पर उसको गर्म करना है। गर्म करने पर उसमें थोड़ी सी मात्रा में स्याही कुछ बूंदे डाल देना है और डालने के पश्चात आप उस पर कुछ रेखाएं उठती हुई देखेंगे। फ्लास्क में जब द्रव को गर्म करते हैं तो पेंदी का द्रव जो है ऊष्मा शीघ्र पाकर गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। ठीक है, इसके स्थान पर एक भारी द्रव ले सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे द्रव का जो तापमान है वो समान नहीं हो जाता, तब तक ये संवहन की जो धाराएं आपको देखेंगे वो चलने लगती है। और गैस और द्रव में ऊष्मा का जो संचरण है इसी प्रकार से होता है। तो आइए इसको हम डायग्राम से समझने का प्रयास करें। तो डायग्राम में ये कुछ इस प्रकार से गर्म करने का जो साधन है, ये कटोरी है और ये स्ट्रेन है, जाली है, जाली में रखा गया है कटोरी को पानी भरकर और फ्लास्क को रखने के पश्चात जो है नीचे गर्म करने का साधन चिमनी को गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर ये कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग में कुछ धाराएं आपको नजर आएगी, इसको संवहन धाराएं कहा जाता है। ठीक है, और द्रव और गैस में इसी प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है और यह जो क्रिया है ऊष्मा का संवहन विद्या कहलाती है। आगे देखें तो संवहन का जो आप प्रकृति की कई घटनाओं से आप देख सकते हैं। जो संवहन का उदाहरण है वो प्रकृति की कई घटनाओं से आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आगे इसमें देखें तो नदी तट के रेत दिन के समय जो जल्द गर्म हो जाता है, लेकिन रात के समय जिस कारण से रेत जो है ऊपर की ओर हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली जो ठंडी हवा है इसकी जगह लेती जाती है। इस प्रकार हम रात के समय रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है और जबकि नदी का जो पानी है वो थोड़ी गर्म रहता है। अतः हम ऊपर की गर्म जो हवा और ऊपर उठती जाती है जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा लेती है, इस प्रकार हवा का एक चक्र चलता रहता है। आइए इस चक्र को थोड़ा सा देखें और समझने का प्रयास करें। आप देखिए ये दिन के समय जो रेत जो है गर्म रेत हो जाता है और जो नदी का जो पानी है वो ठंडा होता है। ठंडा जो हवा है वो ठंडी रहती है, तो ठंडी हवा नीचे आती है तो गर्म हवा उसके स्थान लेती जाती है। रात के समय इसका विपरीत है ना, जो नदी और तालाब की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है और रेत की जो हवा है वो ठंडी होती है। तो ये क्रमशः चलता रहता है। जो नदी की रात के समय जो गर्म का हवा है वो रेत की ओर आता है और जो रेत की ठंडी हवा है वो नदी की ओर गमन करती है। इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है। ये आइए आगे और देखते हैं स्क्रीन पर विकिरण। अगला जो उदाहरण है विकिरण, अगला प्रकार है ऊष्मा संचरण के अगला प्रकार के रूप में विकिरण। क्या आप जानते हैं कि ऊष्मा संचरण के लिए सदैव कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? हम अभी तक दो जो प्रकार पढ़े हैं उसमें हमने ये देखा है कि ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हुई है, परंतु आपने कभी सोचा है कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसमें हमारी पृथ्वी तक आने के लिए कौन सा माध्यम काम करती है?
तो ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की जो ऊष्मा है हम तक कैसे पहुंचती होगी? तो प्रकाश की तरह ऊष्मा भी संचरण निवात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल एक ही सरल रेखा में संचरित होते हैं। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा का सभी दिशाओं में बराबर संचरित होता है। देखने के लिए एक बल्ब लाके लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखकर देखें, चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है या अच्छा अवशोषक कहलाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, अर्थात उत्सर्जक निकालते भी हैं, है ना, देते भी हैं और अवशोषित भी करते हैं। इसके लिए आप लोग सोलर कुकर के बारे में जानते ही होंगे। सोलर कुकर का जो आंतरिक भाग है वो काले कलर से पोत दी जाती है, क्योंकि काला कलर को ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है और उत्सर्जक भी। ठीक है, आगे देखें तो एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको और समझने का प्रयास करेंगे। एक बर्तन लीजिए और काले रंग से रंग दीजिए, और एक चमकदार बर्तन और एक मिट्टी का बर्तन लीजिए। ऐसे 3 प्रकार के बर्तन लेना है ना। एक बर्तन लेना है जिसको काले रंग से पोत देना है, दूसरे बर्तन लेना है उसको आप चमकदार रखिए, उसको स्टील कर लीजिए, है ना, और एक मिट्टी का बर्तन लेना है। अब इन तीनों बर्तनों में पानी भरकर क्या करना है, आपको धूप में रख देना है और कुछ समय पश्चात तीनों बर्तन को पानी का तापमान को थर्मामीटर की सहायता से नोट करना है ना। अब यह देखना है कि कौन सा बर्तन में पानी का जो तापमान है अधिक है और कौन सा में कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से तीनों बर्तनों का जो किसी ठंडे जगह पर रख दें और इस बर्तन का जो तापमान है वैसे सेम आप प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे पूर्व में आपने क्या किया, तीनों बर्तन को पानी भरकर आपने धूप में रखा, उसी प्रकार से नोट करने के पश्चात आप पुनः उसी पात्र को ठंडे स्थान पर रख देना है और रखने के पश्चात आपको देखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने देखा कि ऊष्मा का जो अवशोषण और उत्सर्जन दोनों बातों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है और वस्तु के रंग पर और उसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुरदुरी है, चिकना है, क्या है, इस बात पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि ऊष्मा का जो अवशोषण व उत्सर्जन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला वस्तु के ताप पर और दूसरा वस्तु के रंग का उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे आइए, आगे चलते हैं। ऊष्मा के प्रभाव, तो ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव, तो आइए ऊष्मा के प्रभाव के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऊष्मा का प्रभाव जो है दैनिक जीवन में ऊष्मा का जो संचरण को आपने देखा ही है, किंतु ऊष्मा के प्रभाव को आपने अवश्य ही जाना महसूस किया होगा। ऊष्मा देने पर वस्तु का जो ताप है वो बढ़ता है और जितनी अधिक ऊष्मा प्राप्त वस्तु प्राप्त करता है उतना ही ताप उसका बढ़ता जाता है और पदार्थ में प्रसार भी होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में भी परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो ये ऊष्मा के जो प्रभाव है ताप वृद्धि पर। ठीक है, दूसरा इसमें देखें ऊष्मीय प्रसार, तो ताप वृद्धि पर। आने वाले वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।